All right, guys. A very good morning, good afternoon, and good evening to all the recorded students. Now we are going to start the revision of Unit 2 of National Income. ठीक है? Good afternoon to all the live students. Good afternoon. And अब हम लोग स्टार्ट करने चले हैं क्या? स्टार्ट करने चले यूनिट 2. प्रीवियस सेशन में हम लोग ने यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया था. यूनिट 1 में हम लोग ने नेशनल इनकम कंप्यूटेशन वगैरह देखा था. आज क्या है? द केनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. ये आप लोग का आज का टॉपिक है. इसके अंदर का भी कुछ पार्ट्स मैंने कल ही करवा दिया था, कल एज इन प्रीवियस क्लास में. वो उसमें क्या था, आप लोग का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो प्रीवियस क्लास में मैंने करवा दिया था. तो आज हम लोग एक क्विक रिविजन लेके चलेंगे इसका. ठीक है, तो आ जाइए. इस चैप्टर में क्या क्या है? केनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में 2 सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम यानी कि 3 सेक्टर मॉडल, और फिर 4 सेक्टर मॉडल है. ठीक है, आ जाइए. सबसे पहले हम लोग का यहां पर आ जाओ, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल 2 सेक्टर मॉडल. सिंपल 2 सेक्टर मॉडल में हम तुम लोगों को बार बार बताया 4 सेक्टर होता है इकोनॉमी में. 4 सेक्टर क्या क्या होता है? 4 सेक्टर होता है हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो सबसे पहला जो होता है हम लोग का, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हाउस होल्ड और दूसरा क्या है? फर्म्स. तो जो भी रिश्ता होता है वो किसका किसका होता है? सबसे पहले 2 सेक्टर में हाउस होल्ड और फर्म का. उसके अंदर में हम लोग का क्या अजम्पशन लिया हुआ है? उसके अंदर में अजम्पशन ये लिया हुआ है कि हम लोग का जो बाकी 2 सेक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब गवर्नमेंट रहेगा, नो एक्सपेंडिचर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग का कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा, यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी रहेगा. तो उस केस में हम लोग का सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर होता है. कैसा? देखो, हाउस होल्ड से क्या होता है? सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है? एक बिजनेस जब चालू होता है तो उनको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनपुट्स. तो हाउस होल्ड फॉर्म्स को फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनपुट्स. ठीक है, ये टाइप का ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? रियल फ्लो. इस टाइप का ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो. और दूसरा फॉर्म्स उसके बदले में क्या देगा? देखो, फैक्टर इनपुट्स लिया है तो फैक्टर पेमेंट देगा. लैंड के बदले रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देगा. तो ये सारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मनी पेमेंट्स या मनी फ्लो. ठीक है, मनी फ्लो. दूसरे तरफ में ये जो रिसोर्सेस लिया, फैक्टर इनपुट्स लिया, हाँ, उसका क्या करेगा? फैक्टर इनपुट्स का क्या काम है? फैक्टर इनपुट्स लेकर के वो क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे और उसी को किसके पास बेचेंगे? उसको बेचेंगे टू द हाउस होल्ड्स. तो ये गया एक और रियल फ्लो. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज. और फाइनली क्या होगा? फाइनली जो गुड्स एंड सर्विसेज आया किसके पास? हाउस होल्ड्स के पास. हाउस होल्ड उसके लिए पेमेंट करेगा. पेमेंट कैसे करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से करेगा. क्या यहां तक क्लियर है? ये हो गया हम लोग का 2 सेक्टर. 2 सेक्टर के अंदर देखो, फैक्टर पेमेंट शुड बी इक्वल टू द हाउस होल्ड इनकम. चीज समझो ना, आज सिंपल कॉन्सेप्ट है. सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आज हाउस होल्ड जो अर्न कर रहा है, कहां से कर रहा है? जो उनके पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर था उसी से कर रहा है. तो उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, और वही बन जाता है हाउस होल्ड का इनकम. और फिर हाउस होल्ड जो खर्चा करता है वो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल रिसीप्ट ऑफ द फर्म्स. ठीक है, तो वही हो जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट. यहाँ याद रखना, यहाँ पर एक अजम्पशन ये है कि इंसान जितना कमा रहा है सारा का सारा खर्च कर दे रहा है. इंसान जितना कमा रहा है सब खर्च कर दे रहा है. इसी में फिर हम लोग क्या किए थे? इसके बाद हम लोग ने समझा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस. बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस में क्या था? एग्रीगेट डिमांड फंक्शन. एग्रीगेट डिमांड क्या होता है गाइस? एग्रीगेट डिमांड में 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ 2 ही चीज आएगा. क्या क्या? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट 2 ही चीज आएगा हम लोग का. किसमें? एग्रीगेट डिमांड में. एग्रीगेट डिमांड में 2 चीज आ रहा है. क्यों 2 चीज सर? क्योंकि बाकी जो 2 सेक्टर है, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो अभी कांस्टेंट रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. तो एग्रीगेट डिमांड बन गया क्या? सी प्लस आई. यहाँ पर आप लोग का सिलेबस में एक और चीज दिया हुआ है कि ये जो आई है वो आई हम लोग का कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट रहता है. ठीक है, देखो 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, ये हम बताए थे आप लोग को. क्या क्या? एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब आपका इनकम भर रहा है, आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हो. ठीक है, जो इनकम के साथ साथ चेंज होता जाए इन्वेस्टमेंट, उसको इंड्यूस्ड बोलते हैं. बट आप लोग का सिलेबस में कांस्टेंट वाला दिया हुआ है, यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ ना बदले उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन फंक्शन में आ जाएंगे गाइस. कंजम्पशन फंक्शन क्या हो गया? एक इंसान जितना रुपया कमा रहा है उसमें से कितना रुपया वो स्पेंड करता है,
उसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन का क्या फॉर्मूला है? कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। इसमें ए का क्या फुल फॉर्म है? ए इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया कि जब आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप क्या खर्च कर रहे हो। आज मान लो आपको जिंदगी जीने के लिए बेसिक रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अगर आप पैसा नहीं भी कमाते हो तो कहीं से भीख मांग के हो, या किसी से उधार लेके हो, या फिर आपका हो सकता है पहले का सेविंग्स हो, या फिर क्या हो सकता है, हाँ, पापा मम्मी भाई बहन किसी से भी मांग करके आप गुजारा कर लेते हो। वो जो खर्चा आप बिना अपने इनकम के करते हो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन। बेसिक लाइफ जीने के लिए वो चाहिए होता है। और फिर बी क्या है? बी इज इक्वल टू एमपीसी। एमपीसी क्या है? आप एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, उसमें कितना एक्स्ट्रा स्पेंड कर रहे हो। और वाई डिनोट करता है आपका इनकम। तो कंजम्पशन टोटल कैसे निकलेगा? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी वाई। बी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप नया 100 रुपया और कमाते हो, अगर आप 100 रुपया और एक्स्ट्रा कमाते हो, उसमें से अगर आप 80 स्पेंड कर रहे हो तो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.8। यानी कि आप हर 100 रुपया का 80 पैसा आप कंज्यूम कर लोगे। आप लोग का सिलेबस के हिसाब से दिया गया है कि एमपीसी विल रिमेन कांस्टेंट। एमपीसी हर इनकम के साथ बदलेगा नहीं, एमपीसी का जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर आ जाता है क्या? हम लोग का कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम। कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम कैसा दिखता है सर? कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम दिखता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेवल अबव द 0 पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास अगर इनकम नहीं भी है, यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं? इनकम। और वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं कंजम्पशन। एक्स एक्सिस में दिखा रहे हैं इनकम, वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं कंजम्पशन। तो अगर ऐसा केस है तो इस केस में क्या हो जाता है कि हम लोग का कुछ आ जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या हो गया कि सर जिस कंजम्पशन के लिए मेरे को कोई मेहनत ना करना पड़े, इनकम ना करना पड़े, तो वो हो जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता, उसके ऊपर स्टार्ट होता है। तो यहां पर ये हो गया क्या? ये हो गया बी। मतलब कितना मार्जिनल आप कंज्यूम कर रहे हो, इनकम मल्टीप्लाइड बाय बी आ जाता है एक्स्ट्रा कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया टोटल कंजम्पशन। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितना कंज्यूम कर रहे हो कैसे निकालेंगे? अगर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉप कर दे यहां पर, तो ये जो एरिया बन के आ रहा है वो एरिया हो जाता है टोटल कंजम्पशन ऑफ द यूजर। ठीक है, अब इनकम और कंजम्पशन में क्या रिलेशन है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का रिलेशन है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब आप अगर 1000 रुपया कमाते हो, ऑन एन एवरेज आप कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो। तो याद रखना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये आपका, इसका जो वैल्यू होगा हमेशा लेस देन 1 होगा। हमेशा लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 मतलब सर, नहीं लेस देन 1 नहीं, सॉरी, हाँ हाँ, हम क्या लिखवाया था? ग्रेटर देन 0 ना। हाँ, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप कुछ भी करो, आप कंजम्पशन तो करोगे ही करोगे। और अगर मान लो आपका इनकम अगर 0 भी है तो भी आपका कंजम्पशन कुछ ना कुछ होगा जो बेसिक ऑटोनोमस है। तो इस वजह से क्या होता है, अगर मान लो 100 रुपया भी आप कर रहे हो तो भी ये क्या बन जाता है? इन्फिनिटी, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनाइट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोग के। हम लोग अब आगे बढ़ चलेंगे। तो ये चीज देखो, रिलेशनशिप बता रहे हैं आपको क्या क्या चीज का। इनकम दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है। ठीक है, एपीसी कैसे निकलेगा? एपीसी इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि सी बाई वाई। और एमपीसी क्या होता है? चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई। चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई अगर करोगे तो देखो तुम्हारा कांस्टेंट रह रहा है। और जो आपका एपीसी रहता है वो धीरे धीरे घटता रहता है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे जैसे एक्स्ट्रा इनकम आता है आप कुछ ना कुछ पैसा सेव करके चलते हो। इस वजह से क्या होता है, हम लोग का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बढ़ता तो है, टोटल कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट एवरेज वे में अगर देखा जाए तो वो धीरे धीरे कमता रहता है, बिकॉज यू आर सेविंग सम मनी। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे रिलेशन बिटवीन इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। सबसे पहले बात तो जब आपका इनकम कम होता है तो आपका कंजम्पशन ज्यादा होता है, आपका सेविंग नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा, तो आप तो किसी ना किसी से मांग के घर चला रहे हो। इन दैट केस क्या हो जाएगा कि आपका कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम। ठीक है, इन दैट केस क्या हो जाता है कि सेविंग आपका नेगेटिव हो जाता है। सेविंग नेगेटिव हो जाता है तो क्या हो जाएगा उस केस में? अगर सेविंग नेगेटिव है, सेविंग अगर नेगेटिव है तो सबसे पहला पार्ट में आपका जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतना का ही आपका ऑटोनोमस डिस सेविंग हो जाता है। डिस सेविंग फंक्शन बोलते हैं हम लोग उसको। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? तुमको बड़ा समझ में आया है अभी अभी? हाँ, याद है तो ये सब? तो देखो यहां पर आ जाते हैं। अब हम लोग का कंजम्पशन जो सेविंग्स फंक्शन है वो कैसे डिराइव होता है? सेविंग्स फंक्शन देखोगे तो ये नीचे से स्टार्ट होता है।
ये इसका वैल्यू नेगेटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग का इनकम कम है, सेविंग हो नहीं रहे, आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपका डिस सेविंग होता है। तो पहले आपका डिस सेविंग नीचे रहेगा, फिर वो ऊपर की तरफ मूव करता है। जहां पर सेविंग इज इक्वल टू 0 हो जाता है, वहां पर आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो जाता है। जहां आपका सेविंग इज इक्वल टू इनकम है, वहां पर आपका कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम हो जाता है। उसके बाद से ही आपका सेविंग आपका पॉजिटिव होने लगता है। ठीक है, क्लियर है? इसका फंक्शन कैसे निकालते हैं सर? इसका फंक्शन देखो सिंपल है। हाँ, इसका फंक्शन कैसे निकालते हैं? यहां पर भी एक आएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1 माइनस बी। 1 माइनस बी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम आप लोग को लिखवा दिया था कि क्या लिखवाया था सर? एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, और एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस वजह से क्या है, अगर आप एमपीसी को बी बोल रहे हो, हाँ, तो एमपीएस कैसे निकल सकता है? 1 माइनस बी। बेसिक कॉमन सेंस। सर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? सेविंग्स बाय इनकम। एक चीज जो यहाँ नहीं दिया हुआ है वो क्या है? सेविंग्स का लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे अगर कंजम्पशन फंक्शन डिफाइन होता है ए प्लस बी वाई, हाँ, तो सेविंग फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन देता है, इससे न्यूमेरिकल भी देता है। आपको न्यूमेरिकल दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, और बोल देगा कि भाई सेविंग का वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, मेरे को एक दो स्टूडेंट ने डाउट भेजा था कि सर न्यूमेरिकल इससे आता है कि नहीं। ऐसा टाइप का न्यूमेरिकल आता है जहां आपको सब डेटा दिया हुआ रहेगा, बस पुट करो, वैल्यू निकालो, बस पुट करना आना चाहिए। याद रखिएगा, कंजम्पशन के टाइम पे ए पॉजिटिव है और सेविंग के टाइम पे माइनस ए होता है, क्योंकि आपका डिस सेविंग हो रहा होता है इनिशियल टाइम पे। आगे बढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई की ओर। टू सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट सप्लाई कैसे निकलता है सर? सी प्लस एस। वहां पर क्या था? सी प्लस आई, यहां पर है सी प्लस एस। एग्रीगेट डिमांड हुआ सी प्लस आई, एग्रीगेट सेविंग से सी प्लस एस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, ऑलरेडी बहुत बार करवा चुके हैं, वापस रिपीट नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स का भी हम। टू सेक्टर मॉडल ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। कैसे नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है? देखो एकदम कॉमन सेंस का बात है सर। एडी शुड बी इक्वल टू एएस। एडी शुड बी इक्वल टू एएस। एडी शुड बी इक्वल टू एएस का मतलब क्या हुआ कि आप जितना डिमांड करो उतना का सप्लाई होना चाहिए, तभी एक नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर हम लोग इसको कॉमन सेंस से डिफाइन करना चाहें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई और एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी सी अगर कट हो गया तो आई शुड बी इक्वल टू एस, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू योर सेविंग्स। उसी टाइम पे हम लोग का इक्विलिब्रियम मिल पाता है हम लोग को। क्या ये चीज समझ में आ गया आप लोग को? क्या ये समझ में आया गाइस? देखो हम लोग का अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको कैसे दिखाते हैं हम लोग? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको हम लोग दिखाते हैं पैरेलल लाइन रनिंग टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इनकम चाहे कितना ही बदले, हम लोग का ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बदलता नहीं है। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा गाइस? वेरी क्विकली सेइंग कि आपका डिस सेविंग का जो लेवल है ना और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको सेविंग में इन्वेस्टमेंट का पैसा भी निकालना है, क्योंकि वो ऑटोनोमस है। तो आपका यहाँ तो डिस सेविंग है, यहाँ पर एस इज इक्वल टू 0 हुआ, लेकिन जब तक एस इज इक्वल टू आई नहीं हो जाता तो आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अभी भी आपका खर्चा ज्यादा है, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपका जो एलआईसी का पॉलिसी है या आपका जो म्यूचुअल फंड का एसआईपी है वो आपको भरना पड़ता ही है ना। तो ये कॉमन एग्जांपल है, इसको लिख के मत आ जाना, ये जस्ट समझने के लिए है कि आपको इनकम है कि नहीं है, आपको एलआईसी का पॉलिसी या इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ता है। तो इन दैट केस आपको उतना सेविंग चाहिए जितना से आपका इन्वेस्टमेंट मैच हो जाए, तो ही आप इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचते हो। क्लियर है यहां तक? इक्विलिब्रियम विद अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। देखो क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या हो जाता है गाइस? डिफ्लेशनरी गैप होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आपका जो इनकम लेवल है वो नीचे आ रहा है, जितना होना चाहिए उससे नीचे में है, उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशनरी गैप। जितना होना चाहिए उससे नीचे में है, ठीक है। तो उसको क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा? डिफ्लेशनरी गैप के केस में लोगों के पास इनकम नहीं होता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है और बहुत सारा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। अगर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है तो इन दैट केस क्या करेंगे सर? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने से हम लोग लोगों को नौकरी से निकालेंगे, ठीक है। सिंपल है, लोगों को नौकरी से निकालेंगे क्योंकि मेरे पास डिमांड ही नहीं है। डिमांड नहीं है तो हम सप्लाई करके करेगा क्या? तो ठेंगा कुछ नहीं, हटाओ, हटा सावन की गड़ा बत्ती वजह हो जाए, है ना क्या? तो ये हो गया डिफ्लेशनरी गैप। फिर आ जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है ऊपर, मतलब
जितना का मार्केट में सप्लाई नहीं है उससे ज्यादा का मार्केट में डिमांड हो रहा है, ज्यादा डिमांड हो रहा है तो वो उसके साथ क्या हो रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जा रहे हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब डिमांड अपने साथ साथ प्राइस को ऊपर ले जा रहा है। जैसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशनरी गैप होता है, तो अब आपका तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस तो कर नहीं सकते, बट स्टिल यू विल ट्राई टू प्रोड्यूस, एंड उसकी वजह से आप क्या करते हो, नए लोगों को हायर करते हो। ठीक है, क्या ये क्लियर है गाइस? वेरी वेरी गुड। इसके बाद न्यूमेरिकल से ये हम करवा चुके हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में आते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में चलो गाइस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है कि अगर आप 100 रुपया नया इन्वेस्ट करो मार्केट में, तो वो कितना रुपया का इनकम आपको मार्केट में देके चलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एकदम सिंपल लॉजिकल बात है कि सर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे वर्क करेगा, कि हम लोग कितना रुपया सेव कर रहे हैं, कितना रुपया कंज्यूम कर रहे हैं। याद रखना, जितना ज्यादा कंजम्पशन उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। याद रखना, मोर द कंजम्पशन मोर द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, मोर द सेविंग्स लेस द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ऐसा क्यों सर? अगर आप क्या कर रहे हो, आप ज्यादा खर्च कर रहे हो तो ज्यादा लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, फिर उन लोग अर्न कर रहे हैं, फिर वो लोग स्पेंड करेंगे, तो पैसा ज्यादा हाथों में घूम रहा है, ज्यादा हाथों में घूम रहा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा बार मल्टीप्लाई होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस? एकदम सिंपल फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, हम लोग के से डिनोट करते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, 1/MPS। ठीक है, 1/MPS, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, एक और फॉर्मूला, चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई। ठीक है, ये होता है एक और फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इसको याद रखिएगा, एकदम रट लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, क्या है फॉर्मूला, 1/MPS या फिर चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ेंगे गाइस वेरी क्विकली, देख लीजिए यहां पर दिया हुआ है चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, दूसरा फॉर्मूला भी दिया हुआ है यहां पर, 1/MPS। 1/MPS को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और एक 1/1 माइनस MPC। वेरी वेरी गुड। अब आ जाते हैं 3 सेक्टर मॉडल में। 3 सेक्टर में कौन जाग जाता है? गवर्नमेंट जाग जाता है। गवर्नमेंट जो अभी तक सोया हुआ था कुंभकर्ण की तरह, अब जाग गया, इलेक्शन आ गया लग रहा है, हाँ, तो इसलिए हो सकता है सब जगह रास्ता भी बन रहा है, सब खर्चा भी हो रहा है, सब कुछ होता है। तो इन दैट केस क्या हो जाता है, गवर्नमेंट जाग जाता है। गवर्नमेंट अगर जाग गया तो क्या आ जाएगा, खर्चा, ऑब्वियसली। 3 सेक्टर हो गया ना। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट पैसा भी लेगा और खर्च भी करेगा। गवर्नमेंट पैसा लेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर आपका अग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, अग्रीगेट डिमांड में पहले जो C+I था वहां पर G ऐड हो जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो इनकम था वहां पर पहले C+S था, वहां पर एक और चीज ऐड हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग टैक्स, तो हो जाएगा C+S+T, CST। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, CIG, यानी कि CID नहीं CIG। ठीक है, C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो देख लो यहाँ पर 3 सेक्टर में क्या हो जाता है, C+I+G आ जाता है। इसका बहुत सुंदर सा डायग्राम मैंने क्लास में बेटर करवाया था, हाँ, फिर से नहीं होगा, हाँ हम करवा चुका है, एक बार क्विकली बता देते हैं। नोटबुक अभी यहाँ पर है क्या, तुम लोग का डिमांड, हाँ, इतना डायग्राम करवाए हैं। देखो 3 सेक्टर में क्या हो जाता है, 3 सेक्टर में आपका जो 2 सेक्टर था उसके साथ साथ एक और सेक्टर ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जैसे ऐड हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का क्या रिलेशन बनेगा, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स देगा और गवर्नमेंट हाउस होल्ड को सब्सिडीज एंड ग्रांट्स देगा। सिमिलरली फर्म्स के साथ गवर्नमेंट का क्या रिलेशन बनता है, सेम, फर्म क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, और हाउस होल्ड क्या करेगा, सॉरी फर्म्स क्या करेंगे, फर्म्स फर्म्स टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट क्या देगा, सब्सिडी देगा, ग्रांट्स देगा, या फिर हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज अगर बिजनेस से खरीद रहा है तो उसके लिए पेमेंट करके चलेगा। आगे बढ़ते हैं, और एक दूसरा चीज क्या होगा जो हम लोग कैपिटल मार्केट वाला फंडा था, कैपिटल मार्केट यानी कि जो पैसा इंजेक्शन एंड लीकेज वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, लीकेज क्या होता है, सेविंग्स हो गया एक टाइप का लीकेज। उसी तरीके से गवर्नमेंट अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रहा है, वो पैसा भी एक टाइप का लोगों का इनकम से इन्वेस्टमेंट में चला जा रहा है, तो वो भी एक टाइप का लीकेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 सेक्टर मॉडल देखो करवाए थे। 4 सेक्टर मॉडल में क्या था गाइस, 4 सेक्टर मॉडल में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हाँ, या तो गवर्नमेंट के पास जाता है या कोई बिजनेस के पास जाता है। ठीक है,
हाँ, एप्पल लग रहा है क्या? ओके, आ जाते हैं आगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के केस में क्या हो जाता है, अब एक और सेक्टर खुल गया, याद रखना आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंगली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हाउस होल्ड और फॉर्म के साथ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? देखो, हाउस होल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या देगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पेमेंट फॉर इंपोर्ट देगा, अगर हम लोग कुछ सामान बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं उसका पेमेंट करेंगे। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करेगा? सब्सिडी देगा, सब्सिडी बोल रहा है, ग्रांट्स देगा, स्कॉलरशिप्स देगा और फैक्टर पेमेंट्स भी देगा। अगर आप फॉरेन के लिए काम कर रहे हो कोई भी कंपनी के लिए, तो वो लोग आपको पेमेंट करेंगे तो वो आ जाएगा आपका फैक्टर पेमेंट्स का अकाउंट में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या रिलेशन है? एकदम सिंपल अगेन कि सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्म्स को क्या देगा? पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स, और फर्म्स क्या देगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को? पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है, हो जाता है यहां पर काम खत्म। देखो 3 सेक्टर बता दिए। दो टाइप का टैक्स होता है गाइस, एक होता है लमसम टैक्स, हाँ इसको स्पेसिफाइड टैक्स भी बोलते हैं, और एक होता है एड वैलोरम टैक्स। स्पेसिफाइड टैक्स क्या होता है? फिक्स टैक्स होता है, मतलब वो आपका वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर फिक्स हो जाता है, मतलब नहीं वैल्यू नहीं, वॉल्यूम ऑफ गुड्स के ऊपर, कि मतलब 100 किलो का सामान पे इतना टैक्स, अब वो 100 किलो पे लग रहा है, उसका वैल्यू चाहे 1 रुपया रहे या 1 करोड़ रहे, जितना टैक्स है वो वॉल्यूम पे है। ठीक है, लेकिन वो वाला टैक्स हम लोग का जनरली यूज नहीं होता है। हम लोग कौन सा यूज करते हैं? एड वैलोरम, जो कि होता है परसेंटेज बेस्ड टैक्स। परसेंटेज बेस्ड टैक्स क्या होता है? परसेंटेज बेस्ड टैक्स हो गया कि तुम्हारा अगर 1 लाख का सामान है उसमें 10%, हाँ 10 लाख का सामान है तो 10%, मतलब आपका वैल्यू के हिसाब से चेंज होता रहता है टैक्स। तो स्पेसिफाइड टैक्स क्या हो गया? स्पेसिफिक टैक्स वो हो जाता है वॉल्यूम बेस्ड टैक्स यानी कि फिक्स टैक्स, और एड वैलोरम टैक्स क्या हो गया? परसेंटेज बेस्ड टैक्स। ठीक है, देखो न्यूमेरिकल सारा है, सारा करवा चुके थे, 4 सेक्टर भी करवा दिए। एक बार न्यूमेरिकल्स गो थ्रू कर लेना, कुछ डाउट्स होगा तो पूछ लेना। इसके एमसीक्यूज वगैरह भी किए हैं बहुत, सारा सम्स किया हुआ है ना क्लास में, सारा सम्स किया हुआ है ऑलरेडी क्लास में, तो जो लोग क्लास किए हैं उन लोगों को सारा सम्स ऑलरेडी करवाया हुआ है।